ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट के, जो हमारा एसोसिएट्स के बारे में। इंडेक्स 28 नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 20% से ऊपर अगर आपका किसी के अंदर होल्ड है, 20 to 40%, क्योंकि 50 या 50 20 to 50%, क्योंकि 51 होती है तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे बात हम करेंगे, वो करेंगे हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है, कौन सी मतलब इक्विटी वाला मेथड लगाएंगे यहाँ पर, वो सब बातें इसमें हम करेंगे। एसोसिएट्स इसमें कवर करेंगे, जॉइंट वेंचर्स अगले चैप्टर में करेंगे। कंसेप्ट क्या है भाई अकाउंटिंग एसोसिएट्स का? वही एक तो इसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एज पर द प्रोविजन कंपनीज अकाउंटिंग रूल, कौन सा सीएफएस उनको बनाना मैंडेटरी है, वेदर द इन्वेस्टर सब्सिडरी और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। अगर इन तीनों में से कोई भी है ना, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट्स है, या फिर जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरी है, एसोसिएट्स है। सब्सिडरी का तो हमने पढ़ लिया। एसोसिएट्स के केस में भी पहले कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो सीएफएस वो भी प्रिपेयर किए करते थे, जब ओनली ऐसा होता था कि आपके पास में कंपनी सब्सिडरी है और तब ही आप उसका कुछ एसोसिएट बना सकते हो। सिर्फ एसोसिएट और सबसे उसका होल्डिंग या मतलब जो भी कंपनी है, आप सिर्फ अपने एसोसिएट को अपने कंसोलिडेशन नहीं कर सकते सिंगल। पहले ये कंसेप्ट था, अब वो कुछ नहीं। अब ये है कि अगर आपके पास में कोई सब्सिडरी है ना, किसी के अंदर आपकी 20% इन्वेस्टमेंट है ना, तो भाई कंसोलिडेट करके बनाओ अपनी जो भी है, अपनी बैलेंस शीट और जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपको कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, एच प्लस एस इक्वल टू 110 में पढ़ा। इन्वेस्टर प्लस एसोसिएट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर प्लस जेवी 28 और 111 के अंदर पढ़ेंगे। एच प्लस एस 110 में, 28 में और 111 में। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्या है? इन विच एन इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन में जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन है। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ऑब्वियसली यू हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कोई बेफालतू नहीं बैठाता अपनी मीटिंग में बोर्ड कि भाई हाँ तू भी बता, तू भी बता। आदमी हर एक से नहीं लेता, स्पेशली व्हेन दे आर रनिंग अ बिजनेस। Means power to participate. Here I'm talking about the power to participate, not the control. Power to participate in operating and financial decisions. Identification of significant influence वो कैसे करोगे? 2050 का तो एक सिंपल रूल होता है, वो तो है ही है। These shares can be acquired directly or indirectly through subsidiaries. Okay? Yes. After that, A limited, B limited 23%, 60%, 40%. These are few of the examples कि उसमें कैसे होगा। बी लिमिटेड is subsidiary but C limited is an associate. यहाँ पर क्या है? B limited is an associate for A limited. A limited, B limited, B limited is subsidiary to A limited, but C limited is an associate. ठीक है, ये चार चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर 20 से 50% आपके पास शेयर नहीं है। मान लो आप 10% होल्ड कर रहे हो, लेकिन कुछ 10% में तो आपको एसोसिएट नहीं मान सकते ना। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, आप जो है आपके कुछ लोग उसमें बैठे हैं, जो उनकी बोर्ड मीटिंग है ना, जो भी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चयन किया गया, उसके अंदर आपके भी कोई 2 लोग बैठे हैं, एक लोग बैठा है, एक बंदा बैठा है, भले ही उसकी वहाँ पे बात नहीं सुनी जा रही। क्वेश्चन इसमें ना बड़े कंफ्यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब शायद हाँ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि उसकी बात नहीं मानी गई। अरे घंटा ना मानी जाए, वो बंदा उसमें बैठ रहा है ना, बोर्ड मीटिंग में बैठ रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद में हो सकता है कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन है, कोई मान लो पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड का मैं एग्जांपल देता हूँ। पी लिमिटेड सारा जो अपना बिजनेस रन करता है, या उसका जो पी लिमिटेड जो है क्यू लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ा बायर है, एक बहुत बड़ा कस्टमर है, या फिर एक बहुत बड़ा उसका रॉ मटेरियल सप्लायर है। उसके अलावा वो मतलब वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो उस माल की सप्लाई करना बंद कर देगा तो यू डोंट हैव एनी गुड सप्लायर इन द मार्केट। तो वहाँ पर भाई वो आपको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? ही हैज़ द पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन समहाउ। देन थर्ड वन इज द टेक्निकल नॉलेज असिस्टेंस फ्रॉम अदर एंटिटी। आपने ऐसा किया कि जैसे सर ने एग्जांपल दिया था टेक्निकल नॉलेज का, जैसे जिनसे ये अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, अगर वो ये बोलेगा नहीं, थोड़ा मतलब उसका थोड़ा चलता है कि वो अपना थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखा सकता है इस एंटिटी में, क्योंकि इन्हें पता है कि उसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता इतना बढ़िया। तो उसको एक तरह से मोनोपोली है उसकी या कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें आ जाती है कि टेक्निकल नॉलेज ऐसी कोई प्रोवाइड कर रहा है। फिर आ जाता है इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। आप बैठे हैं भाई साहब लंदन में, आपने बोला अरे भाई साहब आपको इस चीज़ की बड़ी नॉलेज है, एसोसिएट वालों को, वो अपनी इन्वेस्टर को एसोसिएट ने बोला सर आपको इस चीज़ की बड़ी नॉलेज है, कैन यू हेल्प
us in performing these tasks or provide us with the material knowledge which is required in order to execute this process or something. तो वो ऐसा हो सकता है कि इनके पास में कोई ऐसी स्पेशलाइज नॉलेज है. मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका 10% इन्वेस्टमेंट है इन द अदर एंटिटी. तो वो अदर एंटिटी को हम बाद में किससे रिप्लेस कर देंगे? किससे मेरे बच्चे? स्पेशल उससे, एसोसिएट से. ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है. फिर अकाउंटिंग अंडर इक्विटी मेथड वो क्या होता है? देख, 2 स्टेप का ये काम है. ठीक है, 2 से ज़्यादा का ही है शायद. स्टेप 1 ही लिखा हुआ था. चल ठीक है, एक का ही है. मतलब इसको इनिशियली आप रिकॉग्नाइज कर लोगे. टू डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड सीएफएस वी शुड अप्लाई इक्विटी मेथड. टू डिस्क्लोज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अप्लाइड इन इक्विटी मेथड इन सीएफएस. इनिशियल रिकॉग्निशन जो करना है वो हमें करना है एट कॉस्ट. आइडेंटिफाई गुडविल और सीआर. गुडविल और सीआर को ना अलग से वैसे नहीं दिखाना, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी, बस उसी के अंदर आपको दिखा देना. जैसे नीचे मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं. एंट्री जो पास करनी है वो ये करनी है कि वी हैव मेड द 20% इन्वेस्टमेंट सपोज इन एसोसिएट्स. तो ये हम कॉस्ट पे बनाएंगे पहली बात. तो सेकंड बात, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डेबिट टू बैंक. एक ही क्वेश्चन था यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने काइंड में पे किया था, तो वहां पे उसको काइंड से कर देंगे. जो बैंक की जगह वो उससे रिप्लेस हो जाएगा. बट गुडविल या सीआर वहां पे भी निकलेगा. भाई अगर 1,30,000 की एसेट के लिए उसने 1,50,000 दिए, ठीक है, मतलब 1,30,000 के राइट के लिए शेयर्स में उसने 1,50,000 दिए, तो उसने 20,000 गुडविल के दिए. ये वाली बात है. ये मैंने काइंड वाला भी इसमें इंक्लूड कर दिया. तो इसमें बता रखा परसेंटेज शेयर. तो देख ले, ऐसे हो जाएगी इसकी पहली जो एंट्री है ना. ए जो पार्ट हम करेंगे 2 लाख माइनस 4 लाख का 40%, कितना हो गया? 4 लाख का 40%. यार देख, उसका नेट एसेट्स है, ठीक है, और उसने पे कितना किया है? 2 लाख. तो 2 लाख लेस 4,40,000. 4 लाख का 40% 16,60,000 होगा मेरे अकॉर्डिंग. 1,60,000 प्लस 2 लाख, ठीक है. तो गुडविल होगी ना एक्स्ट्रा जो उसने पे किया. तो इन्वेस्टमेंट या डेबिट टू बैंक भी इनिशियल रिकॉग्नाइज कर लिया. फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उसके एक्सट्रैक्ट बनानी है. एनसीए फाइनेंशियल एसेट्स वो तो ऐसे करके दिखाएगा. ये ना थोड़ा इसको लिख भी दे भले ही, ऑनियन. चल ठीक है, ऐसे करके समझ जियो ना. है तो इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ठीक है, 40,000 हो गया, 20,000 हो गया, जैसे भी है वो. मतलब जितना भी है उसको ऐसे करके दिखा देगा. जो तू एनसीए के अंदर फाइनेंशियल एसेट है ये तेरा, देख इन्वेस्टमेंट है तो फाइनेंशियल. फिर आगे जाता है भाई तेरा स्टेप 2. मिल क्यों नहीं रहा था जब? स्टेप 2 क्या है? पोस्ट एक्विजिशन. एक्वायर हो गया, ठीक है. अब क्या करना है भाई? जो भी कमा रहे हो ना, ऐड करते जाओ नेक्स्ट ईयर से. ये चीज़ नेक्स्ट ईयर से होगी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन. इन द गिवन गिवन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बाई शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट एज फॉलो. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भाई तेरी बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर एडिशन हो रहा है, तेरा प्रॉफिट का शेयर जा रहा है. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का तूने कुछ सर्टेन परसेंटेज जो भी तू होल्ड करता है वो कंप्यूट कर दिया. एसोसिएट इनका लॉसेस, तो उसको भाई सब्ट्रैक्ट कर देगा, इसकी अपोजिट एंट्री डाल देगा. डिवीजन पे हुआ है. देख मेरी बात सुन आराम से. यहाँ पे डिवीजन का जो ट्रीटमेंट है ना, वो तेरे सब्सिडरी वालों की तरह नहीं है कि हमें उतना मिलेगा, फिर जो ये तो हमें पहले से ही मिल रखा था, उसको हम उसको हम प्री एक्विजिशन, उसको हम प्री डिविडेंड बना लेते हैं और वो सब कर लेते हैं, है ना. प्री पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम अपने प्रॉफिट को निकाल देते हैं, प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. वो सब यहाँ नहीं चलेगा. यहाँ पे सिंपल सा है कि भाई आप उसको लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर, आप ऑलरेडी ले रहे हो, ठीक है. ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, इसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिडक्ट हो रखी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है. हाँ, तो आपका जितना उसमें शेयर बनता था आपने उसमें ले लिया, ठीक है. तो अब जब शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड जो होगा वो तो आपको भाई देखो लेस करना पड़ेगा. अगर डिविडेंड पे कर रही है एसोसिएट तो वो आपको लेस करना पड़ेगा. क्योंकि हम ये मान रहे हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा यार दिक्कत ये है, थोड़ा उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. ये हो सकती है बात कि जो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, ये आपका बिफोर डिडक्टिंग है. मतलब आप बिफोर डिडक्टिंग है, मतलब इसमें से अभी तक कोई डिडक्ट नहीं हुआ. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ. तो आप वही करोगे कि पहले तो पूरा ले लिया उसके अंदर, फिर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से हो गया, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट था, जो आपका प्रॉफिट बनता है इसके अंदर, वो तो आपने ले लिया, ठीक है. मान लो 2 लाख रुपए का था,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट उसका 2 लाख रुपए के अंदर आपका 20% था, 10% ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं, चल 40,000 हो गया। ठीक है, अब ये 40,000 है, ये आपने लिख लिया एक अपना, और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मान लो शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, उसमें आपका 2,000 का शेयर है। 2,000 का शेयर अगर ये 20% है तो 80, तो इसका 100% कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जब आप ये 40,000 के अंदर 20 ले रहे हो ना, 2,10,000 इसमें अलग से ऐड होगा, 2,10,000 के अंदर आपका 40,000 है। ठीक है, स्किप कर लेना, और क्या करेगा इसको अगर नहीं बात बनती तो। 2 लाख का 10% है, ठीक है, 40,000 बन गया तेरा। ठीक है, फिर उसके बाद में शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, यार ये मैं जब भी तो लेस करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पर पूरा वो ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं ग्रॉस अमाउंट लेता हूँ प्रॉफिट की, ठीक है, क्योंकि अगर मैं नेट लेता हूँ तो वो ऑलरेडी डिडक्ट होके आ गया। तब तो वो ऑलरेडी डिडक्ट होके आ गया ना। यार यहाँ पे भी शायद वही वाला सीन लग रहा है, क्योंकि ऐसा है क्या क्या नहीं है, ये एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई पहले तो ना आपने उसको वो बना लिया, तो फिर उसको 2 बार थोड़ी रखोगे, क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पर ही उसको इंक्लूड कर लिया अपने प्रॉफिट के अंदर, जो भी आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर था। ठीक है, आपने ऑलरेडी उसको इंक्लूड कर लिया, इसके अंदर डिविडेंड वाली चीज़ भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देख लेना यार एक बार। ठीक है, CFS ऑफ अमर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन राम लिमिटेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिविडेंड पेड का ही है। क्वेश्चन नंबर एक बार 7 दे, बट क्वेश्चन नंबर 7 तो था भी नहीं यार, यहाँ पे 8 में से स्टार्ट है। चल ठीक है, मतलब ये वही है कि 2 लाख उसका पहले से प्रॉफिट था, उसमें से इन्होंने ना लेस किया 1 लाख रुपए का वो डिविडेंड, तो अब उनका जो आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है। ये रहा नेट प्रॉफिट है बेटे, ये नेट प्रॉफिट है, ये टोटल है, इसमें से लेस कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। ठीक है, क्योंकि वही आपको एक्चुअल में मिल रहा है, ये ग्रॉस था, ये डिविडेंड है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। सिंपल सी बात है। यहां पे तो आपने देखो डिडक्शन की नहीं, तो यहां पे कर दो, बस ऐसे ही बात है, सिंपल है, क्लियर है। अदर एडिशनल एडजस्टमेंट भाई वो क्या क्या हो सकती है, OCI के अंदर ऑफ एसोसिएट्स। यार OCI का एसोसिएट, P&L का एसोसिएट, दोनों को अलग अलग चला के रखना है। अगर OCI में है तो वो भी तो OCI में रखेगा, उसी में प्लस एडिशन और डिलीशन करेगा। P&L है तो P&L में ही एडिशन डिलीशन करेगा। ठीक है, एसोसिएट का P&L है तो एसोसिएट के P&L में तू उसका P&L ही तू अपने उसमें लाएगा, और उसका OCI भी तू वैसे ही डील करेगा कि जैसे तेरा OCI है उसके अंदर 20%। ठीक है, उसके P&L का 20% तेरा P&L है, उसके OCI का भी 20% तेरा OCI है। और ट्रीटमेंट तो देख भाई उसी की तरह होगा। अगर देख कोई चीज़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, रीमेजरमेंट है, OCI के अंदर आएगा, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू कंसोलिडेट OCI। क्वेश्चन नंबर 10 था इसके ऊपर, वो सिंपल सा था क्वेश्चन 10। और वो डिविडेंड देख फिर से वही कर दिया ना, डिविडेंड लेस कर दिया 20 लाख का, और लास्ट में डिक्लाइन देख लिया उस वैल्यू में कितना हो रहा है, 24 लाख का। ठीक है, तो उसके लिए फिर वो एंट्री पास कर देनी चाहिए थी, जो चल नहीं करी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डिक्लाइन कर देंगे बस हम। इफ एनी सेल और परचेज इज मेड बाय इन्वेस्टर पार्टी टू एसोसिएट और वाइस वर्सा, देन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ पे पहली बात तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन वो ऊपर से और नीचे वाला वो जो पढ़ते थे ना, अपवर्ड ट्रांजैक्शन डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन, वैसा कोई देखिए यहाँ पे सीन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था बाबू लिमिटेड वाला, क्वेश्चन नंबर 8 था वो, इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग भी डाली थी। अरे भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 10,000 अभी इन्वेंट्री में पड़ा है, तो जब देखा जो रियलाइज हो गया उसको तो ठीक है, वो सीएफ में आ जाएगा किसी ना किसी तरह से, तेरा पोर्शन आ गया उसके अंदर से, लेकिन अनरियलाइज पड़ा है अभी तक। ठीक है, तो अब हाँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग है यार उसमें यही बता रहा हूँ मैं कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसके अंदर मेरा इतना पोर्शन पड़ता है GP रेशो का, और मेरा उसके अंदर शेयर इन एसोसिएट है 20%, सॉरी यहाँ पे 40% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है, मैंने 25,000 का, मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, 10,000 का प्रॉफिट मैंने 50,000 की वैल्यू पे कमाया। ठीक है, लेकिन तो मैंने कितना कमाया, जो भी कमाया, ठीक है, वो मैंने कमाया, तो अब सारे का सारा प्रॉफिट तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
अपनी भाई फैमिली से जब बंदा डीलिंग कर रहा है, एक तरह से उसको फैमिली मान के चल, इफ यू आर डीलिंग विद योर फैमिली देन यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ओके, बिकॉज इवेंचुअली वो आपका ही है। तो अपनी चीज को अपने को ही बेचना, फिर उसमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करना, इट्स द बुलशिट थिंग। जो आपके पास में इन्वेंट्री पड़ी है अनसोल्ड, बैलेंस शीट डेट आ गई, अब भाई इसको रिकॉर्डिंग करनी है, अनरियलाइज प्रॉफिट्स में से निकालना है, ठीक है। जीपी रेशो आपने निकाल दिया भाई, इतना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, आ गई अमाउंट, उसमें से 40% है ऐसी चीज, देखो 40% के लिए मैं उसमें मालिक हूँ, बाकी तो मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, 60% तो प्रॉफिट मेरा अपना ही है उस चीज़ में, जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिजनेस में डील करता हूँ। 40% मैं मानता हूँ कि ठीक है मैंने अपने उसमें किया, क्योंकि मेरा इसमें आपके में 40% देता हूँ, तो इसलिए वो 40% ले लेंगे। बहुत ज़्यादा बोल गया, वैसे समझ में थी तेरे को बात, कितना टफ नहीं था ये। इनिशियल कॉस्ट 210 लाख हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपके 16 लाख के हो गए, डेप्रिसिएशन डिफरेंस ऑन फेयर वैल्यू 3.5 का हो गया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय आ गई आपकी, इनिशियल कॉग्निशन दिखा दिया बेटा, पोस्ट एक्विजिशन दिखा दिया, डेप्रिसिएशन डिफरेंस ऑन फेयर वैल्यू, ठीक है। 35 का वो था 400 पर, तो 600 पर कितना होगा वो वाली बात थी, 52.5 होगा, ठीक है। 52 पॉइंट वो हाँ, तो 52.5 लेस 35, उसका 20%, वो क्या कहते हैं ये ना, सर ने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट बताया था, इसके लिए नोट्स बाद में लिखवाएंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाला एक कंसेप्ट था जहाँ पर आपको लग रहा है कि उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ही रिकॉर्ड करनी है वो चीज़, क्योंकि आप क्योंकि आपकी एसोसिएट और आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा वो है, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वो आप इसमें से 3.5 लेस और कर दोगे। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया क्वेश्चन 10th में, इनिशियल कॉस्ट है इसकी समथिंग 2,50,000, 30,000 डिविडेंड पेड आ गया, 2700 OCI में से लेस हो गया जो भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ गया, फिर 1 लाख जो है उसको 10 से डिवाइड कर दिया इंटू 30%, तो 3,000 आ गया, ठीक है। इफ फेयर वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट हेल्ड बाय एसोसिएट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर, देन डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड फॉर द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यूज, ठीक है। ये वही होता है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट में एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देख पहले जिस दिन तू रिकॉर्ड करेगा उस दिन तो फेयर वैल्यू पे ही करेगा, मतलब कॉस्ट पे करेगा, ठीक है। इफ फेयर वैल्यू एक्सीड्स देन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन विल रिड्यूस फ्रॉम फेयर वैल्यू, इफ फेयर वैल्यू डिक्रीज रिवर्स द डेप्रिसिएशन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू इज कैरिंग अमाउंट का डेप्रिसिएशन रेट इनटू परसेंटेज ऑफ एसोसिएट। दोबारा से एक बार याद दिला देता हूँ तेरे को कि उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं यार, वैसे तो उस पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, बट फिर से एक वो डाउट क्रिएट हो रहा है कि कॉस्ट पे सर ने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि फेयर वैल्यू पे होता है और ये उस पे होता है, और कॉस्ट से अगर उसकी अमाउंट बढ़ रही है तो अलग बात है, ऐसे करके। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ थी जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के केस में, कि यार वो ना हम हर एक उसके लिए देखेंगे, अगर 600-400 दे रखा है ना, तो वो सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में बता रखा होगा, और वहाँ पे अलग से वो चीज़ मेंशन होगी, ठीक है। ओके, पार्ट 2 पे आ जाते हैं हम। पार्ट 2 के अंदर यार एक 12th क्वेश्चन है, एक 13th क्वेश्चन है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम्पशन कब है फ्रॉम इक्विटी मेथड और डिसकंटिन्यूएशन। एग्जाम्पशन जब है यार अगर आप उससे एग्जाम्प्ट हो ना अपने इंडिया से 110 से, तो आप यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट हो। डिसकंटिन्यूएशन का वही है कि अगर आपका 20% और प्रॉफिट लैप्स हो गया, यू सीज टू बी दैट मच इन्वेस्टर, यू सीज टू होल्ड less, you cease to hold 20% investment in the entity, then you are free. The simple words I want to say, if you cease to exercise a significant influence in the entity, then you are allowed to discontinue the equity method, okay। हाँ ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वही वाला क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, मेड पेमेंट इन काइंड इंस्टेड ऑफ कैश, और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसोसिएट्स, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया, क्लोजिंग वैल्यू उसमें कंप्यूट कर दी थी। इसके अंदर ये वाला ऑनियन था, ये लिख ले यार, क्यों भूल जाता है। ठीक है, ये था इसका जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन थी, बाकी तो सब वैसा ही था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया था और वो ले लिया था। देख ले यार एक बार कैसे दिखते हैं इसको, GW गुडविल A लिमिटेड 20 और B लिमिटेड 20, दो बंदे थे ये, जो मतलब दो इसके वो एसोसिएट थे, तो उसका इसने कंसोलिडेशन किया था। अब आ जाता है, मैं 3 को मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी बाद में रिकॉर्डिंग होगी।